श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि गांधी जी में बहुत कमियां दिखती है, तो आप तो उनकी बहुत ही तारीफ करते हो, तो कहीं आप उनके भक्त तो नहीं हैं? देखिए, मैंने गांधी जी को समझने की कोशिश की है और मैं गांधी जी के ब्रह्मचर्य के खिलाफ बोलते आया हूं, जाहिर तरीके से बोलते आया हूं। मैंने यहां तक कहा है कि गांधी जी का जो ब्रह्मचर्य का आग्रह था, उनके प्रयोग तक केवल सीमित नहीं हूं, यानी गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, यहां तक केवल मेरा विरोध नहीं है। तो गांधी जी का ब्रह्मचर्य को लेकर जो आग्रह था, हर व्यक्ति ने ब्रह्मचारी रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन की बहुत श्रेष्ठ बात है, सेक्स से दूर रहना आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यहां तक उन्होंने कहा था कि जो हमारा स्वयं सेवक है, सैनिक है, जो इस देश को स्वराज प्राप्त कर देने वाला है, उसने भी ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तो ये बात तो बहुत ही नेचर के खिलाफ है, इंसान के प्रकृति के खिलाफ है, अनसाइंटिफिक है। ये बात तो मैं कहते आया। तो गांधी जी की जो जो बातें मुझे ऐसी लगी कि जो समाज हित में नहीं है, उसके खिलाफ तो मैं बोलने वाला हूं, बोलते आया। लेकिन मित्र, गांधी जी की ऐसी कौन सी कमजोरी थी? बहुत कमजोरियां थी, ऐसा आपने कहा, कौन सी? गांधी जी जैसा ताकतवान व्यक्ति बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, बहुत कम हो चुके हैं। वो बहुत ही ताकतवर थे, निर्भीक थे, निर्भय थे, प्रामाणिक थे। जब आवश्यकता गिरी तो अपने ही प्रिय व्यक्ति के खिलाफ खड़े रहे, इतनी निर्भीकता उनमें थी। और जब देशहित में आवश्यक है, तब अपने विचारों से अलग व्यक्तियों को भी उन्होंने महत्व दिया। इतना व्यापक विचार करने वाले वे व्यक्ति थे। तो मुझे लगता है आप किसी बात को मेरे ध्यान में लाकर देंगे, कौन सी उनकी कमजोरी थी, कौन सा देश विघातक बात उन्होंने कही थी, समाज विघातक बात कही थी, एक ब्रह्मचर्य छोड़कर। तो उसके बारे में मैं आपका दृष्टिकोण अगर गलत होगा तो वो दृष्टिकोण कैसे गलत है, ये बात मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपका दृष्टिकोण सही है और वो बात में अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई होगी, तो उसको स्वीकार कर गांधी जी की वो बात को गलत भी बोलूंगा। मेरे जैसा व्यक्ति किसी का भक्त नहीं हो सकता है। हाँ, मैं जिस व्यक्ति की जो भी विशेषता है उसको मैं बहुत मानता हूं, उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उसके प्रति कृतज्ञ होता हूं, क्योंकि देश के लिए इन लोगों ने जो कुछ किया है उसके प्रति बहुत कृतज्ञ होता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत आदर भी करता हूं। लेकिन अगर विचारों में मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलती है जो देश हित के खिलाफ थी, तो उसके बारे में भी मैं जाहिर तरीके से बोलता हूं। गांधी जी को समझ पाना सब लोगों के लिए संभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम गांधी जी के बारे में इतना गलत सलत सुनते आए हैं। एक तो आरएसएस वाले लोग हमेशा गांधी पर कुछ भी बोलते आए हैं, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग अपने आप को कहते हैं, वो भी गांधी को बिल्कुल समझ न लेते हुए उन पर बोलते आए हैं। इस कारण हमारे पास जो जानकारी पहुंचती है दोनों ओर से, वो इतनी अलग अलग ढंग की जानकारी पहुंचती है कि हमारे मन में गांधी जी के प्रति बहुत कंफ्यूजन निर्माण होता है। और जो अपने आप को गांधीयन कहते हैं, उन्होंने कभी भी गांधी को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने नहीं रखा है, और जिन्होंने रखने की कोशिश की है उन्होंने इतने क्षीण आवाज में उसको रखा है कि गांधी सही मायने में हम तक नहीं पहुंच पाए। और इसलिए शायद आपको बहुत गलत जानकारियों के आधार पर गांधी जी बहुत वीक थे, बहुत सी कमियां उनमें थी, ऐसा आपको लगता है। जिनको आप कमियां समझते हो, शायद वही बहुत भारत के हित के लिए ताकतवान चीज हो सकती है।
तो इसलिए आप अपनी बात थोड़ी खुलकर रखें तो उसका ज़्यादा अच्छे ढंग से जवाब दिया जा सकेगा। नेक्स्ट। भगत सिंह और उनके काम को आप किस नजर से देखते हैं? जय नारायण। जय नारायण, इनका सवाल ऐसा है कि भगत सिंह और उनके काम को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दो तरह के काम होते हैं। एक काम यह होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देते हो एक तत्व के लिए, एक किसी उद्देश्य के लिए, देश के लिए, उसकी तो सराहना होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण आपके सामने दूंगा। नई दुनिया के संपादक राहुल जी बारपुते, उन्होंने और उनके टीम ने इंदौर में मेरे कुछ अंधविश्वास के खिलाफ भाषण रखे थे। वहां एक नैनोद के बाबा को मैं एक्सपोज करने के लिए गया। मेरे साथ में इंदौर के 51 लड़के लड़कियां थे। उनमें से 14 साल से लेकर तो 25 साल तक की ये पूरी टीम थी। इसमें एक आध दूसरी व्यक्ति ही 25 के ऊपर की थी। वहां पर मारपीट का प्रसंग खड़ा हुआ। नैनोद के बाबा तो बहुत बड़े गुंडे पालते थे, और वो पूरा संघर्ष कर कर हम जब लौटे तो मुझे राहुल जी बारपुते जी ने एक बात सुनाई, क्योंकि उनको सब फर्स्ट हैंड पता चल गया था कि एक्चुअली क्या हुआ है। उस दिन मैं भी मारा जा सकता था, मेरे साथ में लड़के लड़के आए थे, वो भी मारे जा सकते थे। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि तुम्हें आंदोलन करना है, ये मूवमेंट चलानी है, या बलिदान कर कर अपना पुतला खड़ा करना है? ये पहले तुम तय करो। तुम्हें अगर अपना पुतला खड़ा करना है तो उसके लिए इतना करने की क्या जरूरत है? हम ही अरेंज कर देते, मार डालते तुमको और तुम्हारा पुतला खड़ा कर देते कि अंधविश्वास के लिए इस आदमी ने अपना बलिदान दिया। इस ढंग से कैसा होगा काम? अगर आज कुछ हो जाता, तुम मारे जाते, तुम्हारे साथ में लड़के लड़कियां मारी जाती है, तो ये काम पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसके बाद कोई ये काम करने की हिम्मत नहीं करता। इससे तुमने इस काम का कितना बड़ा नुकसान किया होता। ये बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझाई, और मेरे मन में मैंने ये बात पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण कर ली कि अगर मेरा कहीं पराभव होता है तो केवल मेरा व्यक्तिगत पराभव नहीं होता है, केवल मेरे बलिदान से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इससे मूवमेंट पूरी तरह से पराभूत होती है। और उसके बाद में मैंने जो आवश्यक चीजें होती है सुरक्षा की दृष्टि से और बाकी दृष्टि से, उसका ध्यान रखना शुरू किया। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? अंग्रेजों के साथ में लड़ने के दो तरीके थे। एक तरीका था कि मैं इस देश से ये अंग्रेजों को हकालना चाहता हूं, इसलिए चुप नहीं बैठूंगा, मेरे लिए जो संभव है मैं करूंगा। मेरे हाथ में क्या है? मैं अकेला आदमी हूं, 10-20 मित्र को इकट्ठा कर सकता हूं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा और जो मेरे सामने दुश्मन है उन दुश्मन को खत्म करूंगा। तो भगत सिंह ने यह काम किया। इसलिए भगत सिंह के बलिदान की, उनके त्याग की तारीफ होनी चाहिए। वैसे वो विचारों से देखा जाए तो रैशनल थे, विचारों से मेरे ज्यादा नजदीक थे। मैं भी रैशनल हूं, गांधी जी तो इतने रैशनल थे नहीं, इसलिए भगत सिंह विचारों से भी ज्यादा मेरे नजदीक है। लेकिन क्या भगत सिंह जी ने जो मार्ग अमल में लाया उसके जरिए हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल सकती थी? संभव था? इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए ब्रिटिश का इतिहास आपको पढ़ना होगा। ब्रिटिशों का इतिहास जब हम समझेंगे तब हमारे ध्यान में आएगा लड़ाई में उनको जीतना संभव नहीं। केवल 1 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ से 40 करोड़ भारत की आबादी पर राज किया है। अफ्रीका जैसे बड़े देश को कब्जे में लिया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश को कब्जे में लिया है। ये दोनों देशों में जो आदिम जमात थी वो रात दिन लड़ने वाली जमात थी। काफी अंग्रेजों का नुकसान हुआ है।
पूरे भारत में 200 सालों में जितने अंग्रेज मारे नहीं गए उससे कई गुना ज्यादा अंग्रेज अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में मारे गए। इसके बावजूद उन्होंने अपना राज कायम किया, कब्जा किया, पूरे दुनिया में इतना बड़ा राज खड़ा किया कि जहां सूरज नहीं डूबता था। ऐसे इतनी बड़ी तादाद में या फिर इतना बड़ा विस्तीर्ण साम्राज्य खड़ी करने वाली जो यंत्रणा है, साम्राज्यवादी यंत्रणा है, ब्रिटिश है, उनके खिलाफ की स्वतंत्रता तक पहुंचने वाली लड़ाई करना, ये छुटपुट दो चार अंग्रेज अधिकारियों को मारकर कुछ नहीं होने वाला था। ये हमने सबसे पहले समझ लेना चाहिए, तब हमें गांधी जी का महत्व समझ में आएगा। लाखों की तादाद में लोग जो लोकतांत्रिक आंदोलन में हिस्सा ले पाए, बड़े पैमाने पर, जिस देश में कभी स्त्रियां बाहर नहीं आती थी, घर लांग कर कभी बाहर नहीं आती थी, उस देश की स्त्रियां इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शरीक हुई, जहां अंग्रेजों की तोहफे बरसती थी, बंदूकें चलती थी, लाठियां बरसती थी, उस आंदोलन में शरीक हुई। सभी जाति धर्म के लोग शरीक हुए। पूरे भारत में एक एकता की भावना उसमें से निर्माण हुई। इस कारण हमारा लोकतंत्र 70 सालों तक, 75 सालों तक चल रहा है। यह हमने समझ लेना चाहिए। अगर हम बंदूकों के आधार पर हमें राज प्राप्त होता तो इस देश में किसका राज होता? सोचकर देखिए, पूरे दुनिया में क्या हुआ, जहां जहां हिंसक क्रांति हुई वहां किसका राज रहा है, ये जरा ढूंढ कर देखिए तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए जो मार्ग चुना था भगत सिंह ने, वो उनकी विचारधारा के अनुसार शायद योग्य हो सकता है। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उसका हमेशा हमने तारीफ करनी चाहिए, उसके प्रति आदर भी व्यक्त करना चाहिए। लेकिन वो मार्ग के जरिए इस देश को स्वतंत्रता मिलना संभव नहीं था, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए दोनों की तुलना करना गलत है। अपनी जगह भगत सिंह श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश को स्वतंत्र करना, भारत जैसे विशालकाय देश को स्वतंत्र करना, ये वो मार्ग से संभव नहीं था। नेक्स्ट। आपने जनता का राजा शिवाजी के बारे में बताया। आज की सरकारों को, फडणवीस जी की सरकार को, उस कंपैरिजन में आप कैसा पाते हैं? या आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फडणवीस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, क्या कभी वैसे जनता का राजा बन पाएंगे? अभय कथले इनका सवाल है कि आपने शिवाजी राजा, जनता का राजा, रयते का राजा इनका उल्लेख किया। आज के जो लोग हमारे गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी है, बाकी भी काफ़ी लीडर्स के उन्होंने नाम लिए, क्या आप उनको इस जगह देख सकते हो? देखिए, सभी शिवाजी राजा का नाम लेते हैं। आपने उद्धव जी ठाकरे जी का नाम लिया, शरद पवार जी का नाम लिया, देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लिया। सभी शिवाजी राजा की बहुत तारीफ करते हैं, शिवाजी राजा को मानते हैं कम से कम शब्दों में। लेकिन शिवाजी ने जो स्वराज की कल्पना अपने जीवन में की, और केवल कल्पना नहीं की, गांधी जी ने तो केवल कल्पना सामने रखी, वो कल्पना बड़े पैमाने पर अपने जीवन में अमल में लाई। उस ढंग से राज निर्माण करना किसी के लिए आज के जमाने में संभव नहीं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव जी ठाकरे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो। वो अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो मुख्यमंत्री बने नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में आज भी
वोट किसानों का लिया जाता है, नाम किसानों का लिया जाता है, बात किसानों के हित की जाती है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि किसानों को न्याय दे। क्योंकि महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे भारत के किसानों को अगर न्याय देना है तो उनको उचित दाम देना पड़ेगा। कम से कम स्वामीनाथन आयोग ने जो कहा कि उत्पादन मूल्य प्लस 50%, 1.5 गुना उनको दाम देना चाहिए। उत्पादन मूल्य नहीं कहा, उत्पादन खर्च, जो एक्चुअल खर्च होता है, प्लस 50%। ये उत्पादन मूल्य से कम दाम है, लेकिन कम से कम 1.5 गुना दाम देना चाहिए, जिसका प्रचार देवेंद्र फडणवीस ने, जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे तब भी उस प्रचार में इसका उपयोग किया था। 14 के जो इलेक्शन हुए थे मोदी जी, तब मोदी जी ने भी कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की ये बात हम अमल में लाएंगे, और दोनों मुकर गए क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, प्रधानमंत्री बने रहना है। जिस दिन ये अमल में लाने की कोशिश करेंगे उस दिन वो अपना पद गंवा बैठेंगे, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कहे, आखिर में मुख्यमंत्री कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, ये इस देश के पूंजीवादी तय करते हैं। कम से कम आज तो वो सिचुएशन है, और उनके हित के आप ज्यादा खिलाफ गए तो वो आपको वहां रखते नहीं है। इतनी पकड़ तो उनकी आ चुकी है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद शायद पूंजीपतियों में इतनी ताकत नहीं थी कि भारत का प्रधानमंत्री वो तय करे, लेकिन अब वो ताकत आ गई है, और 2014 के बाद तो बड़े पैमाने पर आ चुकी है। जिस दिन आप यहां के किसानों का न्याय, यहां के किसानों को न्याय देने का तय करोगे, उस दिन आपको पूंजीपतियों का प्रॉफिट काटना पड़ेगा। उनका जो चक्र है प्रॉफिट का, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो आसमान में पैदा नहीं होते हैं। पैसों का केवल डिस्ट्रीब्यूशन सरकार कर सकती है, पैसे पैदा करने का काम सरकार नहीं कर सकती। जो उपज होती है पूरे दुनिया भारत में, चाहे वो औद्योगिक उत्पाद हो, चाहे वो खेती का उत्पाद हो, वो कीमत होती है सही माने में। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करे, ये केवल सरकार तय कर सकती है। और किसी भी सरकार में, चाहे उद्धव जी ठाकरे भी कल आए और वो किसानों के बारे में कितना भी बोलते हो, तो भी वो दे नहीं पाएंगे। जिस दिन देना तय करेंगे उस दिन उनका मुख्यमंत्री पद कायम नहीं रहेगा। और ये केवल महाराष्ट्र तक बात सीमित नहीं है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात है। मुझे लगता है जब अपना ये सीरीज पूरा खत्म होगा गांधी अर्थव्यवस्था का, तब उसकी सभी बारीकियां आपके बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में आएगी। ये असंभव चीज नहीं है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट चीज है। किसानों को न्याय देना, शिवाजी राजा जैसा न्याय देना बहुत कठिन बात है। उन्होंने अपने फायदों को गमा कर दिया, उतने वो निस्वार्थी राजा थे। वैसा निस्वार्थी व्यक्ति अगर आज आया और प्रयास किया तो शायद वो उस पद पर आज नहीं रह पाए। ऐसी स्थिति है, इतनी पकड़ पूंजीवाद की हमारे देश पर है। तो ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को भी ध्यान में रखकर किस मार्ग से हम किसानों को न्याय दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस सीरीज में सोचने वाले हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज है इसके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने तब रखूंगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि गांधी जी के बहुत से प्रयोग फेल भी हुए हैं, जिससे भारत का बहुत नुकसान भी हुआ है? उनके बारे में आपको क्या लगता है? प्रकाश चंद्र मिश्रा। प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि क्या आपको नहीं लगता है कि गांधी जी के बहुत से प्रयोग फेल हुए, उसके कारण भारत का बहुत नुकसान हुआ? आपने ये सवाल तो खड़ा किया, लेकिन कौन से प्रयोग फेल हुए ये बात आपने नहीं कही। अब देखिए, गांधी के जीवन की इतनी बातें
उन्होंने लिखी है, उनके बारे में इतने लोगों ने लिखा है, सबका सब मुझे ज्ञात होगा ये तो दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम गांधीयन वातावरण में मैं पला बड़ा हूं। गांधी जी के बारे में जो मूलभूत बातें हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, और आपके सामने ये सब बातें रखते वक्त मुझे अपडेट भी होना पड़ता है। एक जमाने में जब मैं इमरजेंसी में जेल में था तब बहुत गांधी मैंने पढ़ा था, क्योंकि उस जेल में वही किताबें ज्यादा पैमाने पर उपलब्ध थी। तो उनके कौन से प्रयोग फेल हुए इसके बारे में आपने नहीं कहा है। रहा उनके आंदोलन की बात कि अब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, नहीं मिली। 1930 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। इसको आप फेल कहते हो तो ये फेल्यूर नहीं है। कोई भी आंदोलन होता है, गांधी ने तो कभी दावा नहीं किया था कि वो भविष्यवेत्ता है या उनको भविष्य समझ में आता है। तो कोई भी जब आंदोलन करता है तो आंदोलन सक्सेस होगा ये मानकर ही वो करता है, और शायद वो आंदोलन सक्सेस नहीं होता है, लेकिन उसमें देश का नुकसान हुआ ऐसा कौन सा आंदोलन था। उल्टा जब गांधी का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा था और उसमें भारत की अंग्रेजों की पुलिस जो इंडियन ही थी उनको मारा गया, जिंदा जलाया गया, तब उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन रोक दिया था। तब पटेल हो चाहे नेहरू जी हो, इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की गांधी जी को। इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में जब कोई आंदोलन चलता है तो थोड़ी सी छुटपुट हिंसा हो सकती है, तो उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना चाहिए। और इतने बड़े पैमाने पर यह आंदोलन पूरे देश में भड़क चुका है तो ऐसी अवस्था में आपने उसे रोकना नहीं चाहिए, लेकिन गांधी जी ने रोक दी। क्योंकि गांधी जी ऐसा बोले कि हम अभी तक तैयार नहीं है। जब मेरे भारत की जनता उसके लिए तैयार होगी तभी हमको सही माने में स्वतंत्रता मिलना उपयुक्त होगा। यह भी हिम्मत उन्होंने दिखाई थी। ये तो कोई फेल्योर नहीं, ये बहुत बड़ी स्टेप थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से जानते थे कि अंग्रेजों के साथ में हिंसा के आधार पर आप कभी जीत नहीं सकते हो, क्योंकि हिंसा के आधार पर ही तो उन्होंने पूरे देश में अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसमें तो वो बहुत माहिर थे। उस मैदान में आप उनके साथ कभी लड़ाई नहीं जीत सकते हो, और भारत की वो प्रवृत्ति भी नहीं है। जहां के मोर देन 80% नागरिकों ने कभी अपने जिंदगी में शस्त्र उठाया ही नहीं है, उस पूरी जनता को शस्त्र के आधार पर खड़ा करना यह संभव नहीं है। ये उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया था, और उसी के आधार पर उन्होंने ये सत्याग्रह और ये बाकी अहिंसक आंदोलन की सिस्टम खड़ी की थी। गांधी जी के ऐसे कौन से प्रयोग है जो आपको ऐसा लगता है कि जिस कारण देश का नुकसान हुआ, वो ध्यान में लाकर दीजिए। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का प्रयोग अगर इस देश में सफल होता तो आज बेरोजगारी नहीं होती, शिक्षित बेरोजगारी भी नहीं होती और अशिक्षित बेरोजगारी भी नहीं होती। गांधी जी की अर्थव्यवस्था अगर इस देश में अमल में लाई गई होती तो इस देश में कितनी खुशहाली होती इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। हमारे हाथ में आज के आधुनिक मोबाइल होते कि नहीं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। यूट्यूब चैनल होता और मैं आपके सामने इस ढंग से बोल पाता कि नहीं इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन इतना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इस देश में गरीब नाम की कोई चीज नहीं होती। हर आदमी खा पीकर आराम से जी सके, इस ढंग की अर्थव्यवस्था इस देश में खड़ी होती। हर आदमी को पहनने के लिए कपड़े होते, रहने के लिए छोटा सा क्यों ना हो घर होता, हर आदमी को खाने के लिए मिलता, और हर आदमी को काम होता, कोई बेकार नहीं होता, बेरोजगार नहीं होता। इस ढंग की तो अर्थव्यवस्था उनके कहने के आधार पर खड़ी होती। वो आज भी हमें दिखता है। शायद हमारे पास बड़े बड़े एरोप्लेन ना होते, कम होते, शायद हमारे पास इतनी बड़ी कारें नहीं होती, शायद बड़े बड़े रोड नहीं होते,
लेकिन खुशहाल जिंदगी होती, इंसान खुशहाल जी पाता। मोर देन 33% दरिद्रता की सीमा के नीचे जीने वाले लोग नहीं होते। इतने बड़े पैमाने पर बीमारियों से मरने वाले लोग नहीं होते। आज से ज्यादा तंदुरुस्त होते, क्योंकि इतना पोल्यूशन भी नहीं होता। तो कौन सी कमी की बात आप कर रहे हो कि जिस कारण देश का नुकसान हुआ? एक तो उदाहरण दीजिए कि जिस कारण ऐसा आपको लगता है कि गांधी जी के किसी निर्णय के कारण देश का नुकसान हुआ। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में तिलक के बुलाने पर ही क्यों आए, उसके पहले क्यों नहीं आए? और अगर वो चाहते तो पॉलिटिक्स में पहले भी आकर काम कर सकते थे। प्रवीण प्रवीण गुप्ते प्रवीण गुप्ते इनका सवाल है कि गांधी जी अफ्रीका के आंदोलन के बाद ही क्यों भारत में आए, वो भी तिलक के बनाने के बाद ही क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, इस आंदोलन में पहले क्यों नहीं शरीक हुए? आप ऐसा मान रहे हो कि गांधी जी कोई तो भी एक बहुत बड़ा सेनानी पहले से था, जन्म से था, और उन्हीं का जन्म आंदोलन के लिए हुआ है। अगर वो पहले भारत में आते तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे। ये दिमाग में से निकाल दीजिए। गांधी एक बहुत ही आम, आप जैसा मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति था, जिसका देश की स्वतंत्रता से, देश के आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। वो ब्रिटेन में गए थे, वो बैरिस्टर बनने के लिए गए थे, बैरिस्टरी उन्होंने पढ़ी। जाते वक्त भी उनका वातावरण कैसा था देखिए। भारतीय परंपरा में यह मान्यता थी कि समुद्र पार नहीं करना है, जो भी समुद्र पार करेगा वो हिंदू धर्म का उल्लंघन करेगा और ये पाप है। जब उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें जाना है ब्रिटेन में आगे पढ़ाई के लिए, बैरिस्टर बनना है, तो उनके सभी रिश्तेदारों ने इतना इनका विरोध किया कि जब वो जाने लग गए जहाज से, तो उनको पहुंचाने के लिए भी उनके नजदीक के रिश्तेदार नहीं आए। उल्टा उन्होंने बहुत विरोध किया। इस वातावरण में पले बड़े थे गांधी जी। ठीक है, उनके पिताजी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, एक राजा के पास, थोड़ा सुलझे हुए विचारों के थे, लेकिन बाकी के रिश्तेदार तो इतने अप्रगतिशील विचारधारा के थे। गांधी जी ने हिम्मत की, पढ़ने के लिए गए, वहां उनको कोई नई बातें पता चली, फिर वो भारत वापिस आए। भारत वापिस आने के बाद में वो पहली केस भारत में लड़े, उसमें उनका पराभव हुआ। अपने ही नजदीक के किसी रिश्तेदार की वो केस जीत नहीं सके। यानी उन्हें यह भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बहुत अच्छी वकीली कर पाऊंगा, एडवोकेटशिप कर पाऊंगा, वकील कर अच्छे ढंग से लड़ पाऊंगा। उन्होंने नए तरीके से, अपने तरीके से लड़ने की कोशिश की और उसमें उनका पराजय हुआ। फिर उनको अफ्रीका से निमंत्रण आया, इसलिए कि यहां के हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपके वकीली सहायता की आवश्यकता है। मेहनताना बहुत अच्छा था, इसलिए अफ्रीका में वो आंदोलन करने के लिए नहीं गए थे, अफ्रीका में वो रोजी रोटी के लिए गए थे, वहां अपने वकीली करें इसलिए गए थे। आप ये भी कह सकते हो कि भारत में उनकी वकीली नहीं चल रही थी इसलिए वो अफ्रीका गए, ये कह सकते हो। ऐसा कहा आपने तो कोई गलत बात होगी ऐसा मैं नहीं कहूंगा। तो इतने सामान्य व्यक्ति थे। अफ्रीका में जाने के बाद में उनके मन में कोई वहां मुझे लड़ाई करनी है वहां के अंग्रेज सरकार से वगैरह उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं था। वो केवल एक प्रामाणिक व्यक्ति थे, प्रामाणिकता से अपना काम करना चाहते थे, और ये प्रामाणिकता से काम करते वक्त उनके ध्यान में काफी चीजें आई।
यहाँ के भारतीयों को बहुत ही गलत ढंग से उनके साथ में व्यवहार किया जाता है, ये उनके ध्यान में आया। उन पर काफी अन्याय होता है, ये उनके ध्यान में आया। सबसे बड़ी बात थी कि भारत में जो शादियां होती है, जिस ढंग से शादियां होती है, उनको ही अफ्रीका में मान्यता नहीं थी अंग्रेज सरकार के राज में। यानी हर एक की बीबी, ये बीबी नहीं थी, वाइफ ही नहीं थी कानून के अनुसार। वो तो केवल उनकी, यानी दूसरी भाषा बहुत गंदी है, उसका उपयोग करना मैं टालूंगा, लेकिन जिसको हम रखेल कहते हैं, ये रखेल मानी जाए कानून के अनुसार। यहां तक के कानून गलत है, ये उनके ध्यान में आने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। और सबसे बड़ी घटना तो आपको मालूम है कि उनको फर्स्ट क्लास का टिकट उन्होंने लिया। उनको फर्स्ट क्लास का टिकट पोस्ट से मिला उस जमाने की यंत्रणा के अनुसार। शायद वो टिकट उनको बेचते वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये गांधी कौन है, ब्रिटिश है कि नहीं, गोरा है कि नहीं, इसकी तरफ ध्यान नहीं गया किसी का। और जब वो जाकर बैठे फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में से उनको निकाला गया। जब वो इस बात पर अड़े रहे कि भाई मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैंने कानूनन उसको खरीदा है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये क्लास छोड़कर मैं थर्ड क्लास में बैठने को नहीं जाऊंगा, तब उनको उठा के फेंक दिया गया। ये सब इतिहास आपको मालूम है। उस लड़ाई में से गांधी बनते गया, गांधी बदलते गया, अनुभव से सीखते गया। अपने जीवन में जो भी विपरीत घटनाएं घटी, वो उन्होंने व्यक्तिगत नहीं ली, उसको सामाजिक बनाया। उसको उन्होंने केवल अपनी व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं मानी, ये इंडियन की बेइज्जती है, हर इंडियन की बेइज्जती है, ऐसा माना। और उसमें से आगे के आंदोलन खड़े किए। उस आंदोलन को जो सफलता मिली, उसके बाद में वो भारत आए। भारत आने के पीछे बहुत से कारण थे। काफी लोग उनसे बार बार संपर्क करते थे, आपकी भारत में बहुत आवश्यकता है ऐसा कहते थे, और अफ्रीकन लोग उनकी वहां बहुत आवश्यकता है ऐसा कहते थे। उस कश्मकश में वो भारत आए। भारत आते ही गोखले जी ने उनसे कहा कि आपको भारत पहले समझ लेना चाहिए, इसलिए भारत भ्रमण करना चाहिए। वो बात मानकर उन्होंने भारत भ्रमण की शुरुआत की। तब गांधी जी को बहुत मान्यता अफ्रीका के आंदोलन के कारण मिल चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी मान्यता नहीं थी कि वो तिलक से भी बड़े नेता हो। तिलक तब, लोकमान्य तिलक तब पूरे देश में एक एस्टेब्लिश नेता बन चुके थे कांग्रेस के। और फिर वो कोई निड़ी का सत्याग्रह, इनका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो कोई निड़ी का सत्याग्रह का आंदोलन करने के लिए नहीं गए थे। ये जब देश को देख रहे थे, तब उनके पास वो किसान आए, अपने प्रॉब्लम्स उनके सामने रखे। वो प्रॉब्लम समझने के लिए वो वहां गए चंपारण में, और वहां जाने के बाद में केवल इन लोगों की समस्या समझते समझते उनके ध्यान में काफी चीजें आई। अंग्रेज सरकार घबराई, क्योंकि अफ्रीका में क्या हुआ था ये उनको बहुत अच्छे ढंग से मालूम था, और उसमें से आगे का संघर्ष पैदा हुआ। और वहां से वो जाने अनजाने में भारत के आंदोलन में खींचे गए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। तो ना ही अफ्रीका में उन्होंने कोई देश सेवा वगैरह करने के लिए वो गए थे, ना ही भारत में कोई बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन करने के लिए वो आए थे। ये कोई उनका उद्देश्य नहीं था। वो उद्देश्य आगे चलकर स्पष्ट होते गए। हाँ, उसके पहले इस देश को स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है, स्वतंत्रता मिलने के बाद में इस देश की अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना हिंद स्वराज नाम की किताब में लिखी थी, जो 2005 में लिखी गई है, जब उनका संबंध अफ्रीका से था। और दूसरी पारी जो भारत में शुरू होती है वो 2014 में आई। 2015 से चंपारण का आंदोलन वगैरह शुरू हुआ, 14 के आखिरी में आए वो, या शायद अफ्रीका से निकले और 15 में शुरुआत में जनवरी के आसपास भारत में पहुंचे। तो 15 से उनका आगे का पूरा भारत का प्रवास है, भारत को समझना भी और भारत के आंदोलन से भी। तो इन बातों को आप समझिए। वो कोई बहुत ट्रेंड ऐसे सेनानी थे, और देश को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करनी है इसकी स्पष्ट भूमिका उनके मन में पहले से थी।
और उसके लिए बिल्कुल वो तैयार थे और फिर वो क्रांति करने के लिए आए थे यहाँ पर, ये वगैरह दिमाग में से निकाल दीजिए। गांधी जी बहुत ही सामान्य व्यक्ति है। वो अनुभव से सीखते गए, वन स्टेप एट ए टाइम डालते गए, उनको जो सूझता गया वो निर्णय लेते गए। कुछ मूल्य वो मानते थे, उस मूल्यों के आधार पर खड़े रहे, और ये मूल्य बहुत ही अलग थे। और इसके जरिए कभी कोई सक्सेस मिल सकती है, इसके बारे में किसी के मन में विचार भी नहीं था। सबके मन में संदेह था कि कैसा पॉसिबल है, ये आंदोलन से देश को स्वतंत्रता मिलेगी। जिस ब्रिटिश का साम्राज्य सूरज कभी ढलता नहीं, वो ब्रिटिश कैसे क्या स्वतंत्रता देंगे। लेकिन ब्रिटिशों को अफ्रीका में भी झुकना पड़ा और भारत में भी उनके सामने बार बार झुकना पड़ा, क्योंकि उनके इनोवेटिव बहुत ही अलग ढंग के ये हथियार, जिस कारण बड़े पैमाने पर भारतीय जनता उनके साथ खड़ी रह पाई। और भारतीय जनता बड़े पैमाने पर उनके साथ खड़ी रही, इसीलिए अंग्रेज उनको डरने लग गए। अदरवाइज उनमें क्या शक्ति थी? एक पुलिस और एक लठ काफी था उनके लिए, इतना एक मामूली आदमी था वो। लेकिन पूरा साम्राज्य उनको डरने लग गया, क्योंकि जनता उनके पीछे खड़ी है। और केवल भारत की जनता नहीं, दुनिया उनके तरफ देख रही है, इसलिए वो प्रेशर बना। और आखिरी में मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए भारत का शासन चलता था, वहां लोकतंत्र बनने की प्रोसेस बड़े बड़े पैमाने पर कामयाब हो चुकी थी। इस कारण भी वो प्रेशर का उपयोग होता था। अगर वहां कोई हुकुमशाह होता हिटलर जैसा, तो गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन भारत में सक्सेस होता कि नहीं? उसको तो क्या था, वहां के इतने लोग मारे, यहाँ के भी कई लोग मार डालता, वो 10-20 करोड़ लोग मार देता। उतना तो विज्ञान बढ़ चुका था, उतने बम और बाकी सब चीजें थी। तो ऐसा अगर हिटलर जैसा कोई शासक होता ब्रिटेन में, और वो अगर भारत में उस ढंग का आदमी, किसी को गोबेल जैसे आदमी को यहां भेज देता, तो शायद चित्र अलग होता। वहां पर ये गांधी जी का हथियार कारगर होता नहीं होता। तो ये सब बातें किसके साथ हम लड़ रहे हैं, उनकी मनोभूमिका क्या है, उनके साथ में किस ढंग से लड़ाई हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकल कदम गांधी जी ने उठाए, इसलिए वो सक्सेस मिलते गई। हमेशा याद रखिए, गांधी जी के आंदोलन में जितने बड़े पैमाने पर सामान्य पब्लिक सम्मिलित हुई, उतने बड़े पैमाने पर किसी भी दुनिया के किसी भी आंदोलन में पब्लिक सहभागी नहीं हुई है। यह हमेशा समझिए, तब आपको इस आंदोलन की ताकत सही मायने में समझ में आएगी। कैपिटलिज्म, भांडवलशाही यानी क्या? क्या आप आसान भाषा में बता सकते हैं? प्रवीण गुत्ते इनका सवाल है कि भांडवलशाही कैपिटलिज्म यानी क्या, आसान भाषा में क्या कहेंगे? आसान भाषा में एक ही वाक्य में इसको कहा जाता है, प्रॉफिट कमाने की खुली छूट यानी पूंजीवाद। मुनाफा कमाने की खुली छूट, जिस पर कोई शासन का, स्टेट का नियंत्रण नहीं होगा, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। अब उसमें जो बारीकियां है, मैंने ऑलरेडी आपके सामने आज के सेशन में बातें रखी हैं कि जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो सभी चीजों पर उसका खुद का स्वामित्व होता है। ये जो कारखाना वो खड़ा करे, चाहे कुछ भी खड़ा करे, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए जो यंत्रणाएं उसको आवश्यक है, वो सभी यंत्रणाएं वो अमल, और उन यंत्रणाओं पर किसी और का, राजा का या फिर किसी स्टेट का नियंत्रण नहीं होता है, उसको खुली अर्थव्यवस्था, खुला कैपिटलिज्म कहा जाता है। इसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। और वो कैपिटलिस्ट एक व्यक्ति हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है,
जिसको हम आगे चलकर कॉरपोरेशन कहते हैं, ये हो सकता है। और ये प्रॉफिट के लिए चलता है, प्रॉफिट कमाने की पूरी छूट होती है और प्रॉफिट कमाने के लिए ये काम करता है, उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। बस आसान शब्दों में तो इतना ही कहा जा सकता है। फिर ये कैपिटलिज्म के जरिए किस ढंग से शोषण होता है, क्या होता है, ये बहुत अच्छे ढंग से हम कल देखने वाले हैं। उसका कुछ हिस्सा हमने देखा है कि ये पूरा का पूरा खड़ा किस आधार पर है, ये भी हमने देखा है कि एक तरफ जो मेहनत करने वाला वहां का कामगार है उसका शोषण, और उसके साथ में खेतीहर का, किसानों का शोषण, ये दो शोषण के आधार पर ये पूरी व्यवस्था खड़ी होती है और उसी के आधार पर ये व्यवस्था विकसित होती है। और पूरे दुनिया में औद्योगिक विकास जो हुआ कैपिटलिस्टिक विचारधारा में भी, और दूसरी जो विचारधारा है कम्युनिस्ट, उसमें भी इन्हीं का शोषण कर कर ये पूरी व्यवस्था खड़ी हुई है। ये भी मैंने आपके सामने बात रखी। आगे, क्या नथुराम गोडसे का गांधी जी को मारना सही था? तुषार खोब्रागड़े। तुषार खोब्रागड़े, इनका सवाल है, क्या नथुराम गोडसे का गांधी जी को मारना सही था? आपने सवाल ही कैसा पूछा, इसका मुझे अचरज होता है। एक बूढ़े अहिंसक व्यक्ति को जान से मार देना, ये सही कैसे हो सकता है? ये कैसे सही हो सकता है? जो ना इस देश का राष्ट्रपति था, ना इस देश का प्रधानमंत्री था, ना उसका जीवन में कोई अपना स्वार्थ था, जो वो भी किया अपने विचारों के अनुसार इस देश के भले के लिए किया, सबका हित चाहने वाला वो व्यक्ति था, उसको मारने का समर्थन किस आधार पर हो सकता है? गोडसे ने जो गांधी जी को मारने के कारण दिए, वो सभी कारण झूठे हैं, झूठे, 100% झूठे हैं। मैं बचपन से पढ़ते आया हूं, 55 कोटींचा बळी। गोडसे मराठी है, मैं वर्धा का हूं, वर्धा में आरएसएस बहुत प्रबल है। ये गोडसे के भाई गोपाल गोडसे, इनकी किताब छुप छुप कर ऐसी पहुंचाई जाती थी, तब मैंने पढ़ी है। भाई गांधी जी ने जो कहा था कि आप पैसे दीजिए, वो कौन से पैसे थे? वो रिजर्व बैंक के पैसे थे। जो रिजर्व बैंक हमारे यहां रही, हेड ऑफिस, उसका हिस्सा था, जो आपको पाकिस्तान को देना ही था। आपका नियम बन चुका था, आपने साइन किया था, वो पैसे उनको दे दो। उन पैसों से वो शस्त्र खरीदेंगे और फिर हमारे भारतीय लोगों को मारेंगे। किसी देश को नकदी में शस्त्र दिए जाते हैं क्या? दो देशों के व्यवहार होते हैं तो इधर साइन किया और पैसे दिए नगद, ऐसा होता है क्या? इतनी भी अकल जिन लोगों को नहीं, उन लोगों ने सवाल खड़े किए। सब झूठे कारण है। गांधी जी को मारने का एकमात्र कारण था कि उनकी जो विचारधारा थी मुस्लिम द्वेष के आधार पर खड़ी, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसके आड़े गांधी जी आते थे। गांधी जी जैसे व्यक्ति इस देश को सेक्युलर देश बनाना चाहते थे, खुद सनातनी हिंदू होने के बाद भी। और ये व्यक्ति इस देश में मुसलमानों को द्विजम नागरिकत्व देना चाहते थे, या फिर उनको इस देश में से भगाना चाहते थे। केवल इतना कारण था, और दूसरा कोई कारण नहीं था। उनकी विचारधारा के आड़े गांधी जी आते हैं, और बहुत समर्थता से आड़े आते हैं। इसलिए गांधी जी के कारण ये देश इस ढंग से विचार करने लग गया। इसलिए इनके विचार को मान्यता नहीं मिलती थी, इसलिए उसमें देश प्रेम की वगैरह कोई बात होने की 1% गुंजाइश नहीं है।
ना ही गांधी जी ने कभी पार्टीशन का समर्थन किया है, ना ही गांधी जी के कारण पार्टीशन हुआ है। ये सब झूठी बातें हैं। और ये गोडसे और कंपनी का केवल गलत जानकारी के आधार पर उन्होंने नहीं किया है, जानबूझकर किया है ये सब। ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था। वो गांधी जी की लोकप्रियता से, गांधी जी के काम से बहुत जलते थे। उनको लगता था कि हमने हिंदू राष्ट्र की जो हमने कल्पना है वो अमल में नहीं आ रही इस व्यक्ति के कारण, ये व्यक्ति हमारे आड़े आ रहा है। इसलिए एक बूढ़े नियत थे अहिंसक आदमी को इन्होंने शस्त्र से मार दिया। गोडसे ने जो किया उसके कारण नुकसान भारतीयों का बहुत बड़ा हुआ, किसानों का हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि गोडसे ने अगर गांधी जी को नहीं मारा होता और गांधी जी अगर 10 साल और जीते तो आज किसान भारत का आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि गांधी जी ऐसी अर्थव्यवस्था लाने के लिए मजबूर करते कि जो किसानों को न्याय देते। चाहे उसके लिए वो नेहरू जी के खिलाफ खड़े होते, पूरे देश के गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते और अपनी बात मनवा कर रहे थे। इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। तो गोडसे ने गांधी जी को मारने से तो गांधी जी का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि गांधी जी अपने लिए जी नहीं रहे थे। लेकिन देश के किसानों का उसने बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान किया, देश का नुकसान किया। ये बेरोजगारी की समस्या और ये जो किसानों की आत्महत्या की समस्या है, ये हमारी गलत अर्थव्यवस्था के कारण निर्माण हुई समस्याएं हैं। इसका भान पहले से गांधी जी को बहुत अच्छा था, पहले ही उन्होंने कहा था। क्योंकि एक बार आप कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र का अपने देश में उपयोग करते हो तो बेरोजगारी उसका अभिन्न हिस्सा है, उसमें से बेरोजगारी पैदा होती ही है। और जिस देश में इतनी बड़ी लोक संख्या है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उस देश के लिए इस ढंग की अर्थव्यवस्था अनुकूल थी ही नहीं। इसमें से कुछ परसेंटेज लोगों का ही भला होने वाला था, वो हो चुका है। हमको 1-1 लाख के ऊपर पगार मिलने शुरू हुए। इस देश के कैपिटलिस्ट बहुत बड़े बड़े होते गए, करोड़ों में खेलते गए। ऊपर के 30% को बहुत बड़ा हिस्सा इस देश की अर्थव्यवस्था से मिला, 70% लोगों का बड़ा शोषण कर कर इस ढंग की अर्थव्यवस्था जो हमारे देश में आगे चलकर बढ़ी, वो अर्थव्यवस्था शायद गांधी जी अलग नींव डालते तो इस ढंग से नहीं बढ़ती। इतना बड़े पैमाने पर शोषण संभव नहीं होता। फिर शायद हमको 1-1 लाख के पगार नहीं मिलते, हम शायद एरोप्लेन में कम उड़ते, शायद हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन्स नहीं आती। लेकिन आम आदमी आराम से कष्ट कर कर, मेहनत कर कर सुख से जी पाता और जी पाता। इतनी व्यवस्था तो हमारे देश में होना संभव था, इतनी योग्यता तो भारत की थी। मैं इतना ही यहां कह पाऊंगा। गांधी जी के मर्डर का समर्थन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। यानी कोई भी कारण आप ढूंढ के लाइए, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता है। और मर्डर करने वाला व्यक्ति जिसका दिमाग सही होता और देश के प्रति उसका सही प्रेम होता, जनता के प्रति सही प्रेम होता, तो यह कृत्य कभी करने की हिम्मत भी नहीं करता। अब कुछ लोग दिमाग में ही गड़बड़ी वाले होते हैं। अभी हमारे यहाँ 4 मर्डर्स हुए, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद जी पानसरे, कलबुर्गी और एक पत्रकार गौरी लंकेश। अब इनमें मुझे बताइए, देश का नुकसान करने वाले ये 4 में से कौन व्यक्ति है? नरेंद्र दाभोलकर क्या काम करते थे? अंधविश्वास दूर करने का काम करते थे। वो तो भगवान के खिलाफ कभी बोलते नहीं थे।
ना ही धर्म के खिलाफ बोलते थे। गोविंद जी पानसरे जी ने क्या किया? शिवाजी सही माने में बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र तक पहुंचाया। विचारधारा से कम्युनिस्ट थे। क्या कम्युनिस्टों को जीने का अधिकार नहीं है? कलबुर्गी जी एक अच्छे लेखक थे, रैशनल बातें रखते थे। और गौरी लंकेश, इनमें से कौन सा देश विघातक काम करने वाले लोग हैं? इनको मारने वालों का जो दिमाग है वही दिमाग गोडसे का था, वही दिमाग प्रज्ञा सिंह का है, जिसको हमने अभी एमपी बनाया। तो ये दिमाग को समझिए। ये दिमाग यहां भारत में हिंदुत्व के नाम पर विषमता कायम रखना चाहता है, कुछ लोगों का अपर हैंड कायम रखना चाहता है। उसी को हिंदुत्व कहता है। अंदर ऐसा खरोच कर देखो तो आपके ध्यान में आएगा। ये चातुर्वर्ण्य का समर्थन करने वाले लोग हैं, जिसके खिलाफ गांधी जी थे, जबकि वो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था कायम रखना चाहते थे, लेकिन चातुर्वर्ण्य के खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, इसलिए उनके शत्रु बने। ये कोई बात गोडसे खत्म नहीं हुए हैं। गोडसे है, सनातन संस्था के रूप में है, प्रज्ञा सिंह के रूप में है, गोडसे अभी कायम है। इस विचारधारा को हमको समझना होगा। तो इसलिए गांधी जी जैसे, और गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे कि आप उनको पटाने को जाओ वो पटते थे, आपकी बात में सत्य है तो वो स्वीकारते थे। नेहरू गांधी दोनों व्यक्ति ऐसे थे। अगर आप उनको कन्विंस कर पाओ तो वो आपका सत्य स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार थे। तो उनसे बहस हो सकती थी, चर्चा हो सकती थी, उनको कन्विंस करने का प्रयास हो सकता था। उनकी आप ये गलत कर रहे हो गलतियां उनको समझाई जा सकती थी, वो आपको समझा देते कि ये गलती कैसे नहीं है, क्यों मुझे ये करना पड़ रहा है। अरे जो आदमी इस देश को स्वतंत्रता मिली है, लाल किले पर तिरंगा फहर रहा है, और ये आदमी हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए गली गली घूम रहा है अपनी जान जोखिम में डालकर, ऐसे व्यक्तियों को आप मारते हो। इसका मतलब आपको इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे चाहिए। आप मारना, इंसानों को मारना चाहते हो, और गांधी इसके आड़े आता है, इसलिए आपने उनको मारा। इस बात को हमने हमेशा समझ लेना चाहिए। तो ये दिमाग में आ कैसे सकता है कि गांधी की हत्या का समर्थन हो सकता है? सोचिए। आपके हिसाब से इंडिया का बजट कैसे होना चाहिए? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे ध्यान देना चाहिए। सुंदर रॉय। सुंदर रॉय, इनका सवाल है कि आपके दृष्टि से इंडिया का बजट कैसे होना चाहिए। मैं जब ये सीरीज पूरी करूंगा, गांधी का हिंद स्वराज, गांधी को किस ढंग की अर्थव्यवस्था अपने देश में चाहिए थी, मुझे लगता है ये बात आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। आज के बजट के प्रावधान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज का बजट ही पूरी तरह से किसानों के शोषण के आधार पर खड़ा है। तो केवल बजट का यह सवाल नहीं है, अर्थव्यवस्था के चक्र ही उल्टे करने पड़ेंगे। सबसे पहले किसानों का शोषण नहीं होगा, उनके उपज का उचित दाम, जो नियम आप कारखाने के माल को लगाते हैं, औद्योगिक उत्पाद के लिए लगाते हो, वही नियम आपको खेती के उपज को लगाना पड़ेगा।
उसको उचित दाम, जिसको उत्पादन मूल्य कहते हैं, वो देना पड़ेगा। एक बार आपने किसानों के उपज को उत्पादन मूल्य के अनुसार दाम देना अनिवार्य किया तो आपकी पूरी यंत्रणा बदलेगी, आपका पूरा बजट अपने आप बदल जाएगा। फिर गांधी जी ने पहले से ही कहा था कि हमारा एजुकेशन के लिए इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन किस ढंग से सस्ते में अच्छे ढंग से हो सकता है, ये उन्होंने केवल कहा नहीं, वैसे प्रयोग भी किए हैं। हमारे देश में हम कुछ इंजीनियर और डॉक्टर्स पैदा करने के लिए करोड़ों बच्चों का जीवन उद्ध्वस्त करते हैं। यह हमारी आज की शिक्षण व्यवस्था है। क्या पूरा देश इंजीनियर डॉक्टर से चलता है? कितने प्रतिशत है इंजीनियर डॉक्टर्स? उसके लिए पूरा का पूरा उस ढंग का एजुकेशन आप पूरे बच्चों पर थोप देते हो और उनको जीवन से, उनको सही माने में बहुत बुरी तरीके से हारने के लिए विवश कर देते हो। पास ना पास, फेल और फेल्यूर। कोई बच्चा कैसे फेल्यूर हो सकता है? जिसके हाथ पांव ठीक ठाक है, वो काम कर सकता है, उसको आप एजुकेशन में से फेल्यूर कर देते हो। ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था है आपकी? ये गलत शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने काफी बातें बहुत ही एक्यूरेटली कही है। तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, पूरा बजट ही बदलेगा। ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्या होते हैं? ये पूरे देश को चलाते हैं। ये सबसे विद्वान लोग हमारे देश के होते हैं, जो देश का भला करते हैं। ठीक है, आज हमारे देश में जो भी अच्छा है उसमें उनका हाथ है, आईपीएस आईएएस अधिकारियों का हाथ है। लेकिन 70 सालों बाद भी 33% लोग, जबकि इतना हम अनाज उगाते हैं कि जो सड़ता है, अतिरिक्त है, हमें बाहर से लाना नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी तादाद, 130 करोड़ जनता होने के बावजूद, लेकिन 33% लोग इस देश में दरिद्रता की जो सीमा रेखा है उसके नीचे जीते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये किसका योगदान है? इसमें किसका हिस्सा है? हमारे देश के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का हिस्सा है ना। वही गवर्नमेंट चलाते हैं ना, यानी सिविल सर्विसेज के लोग, उसमें सभी आ गए कि उनके बगैर शासन कोई एक पार्टी का आदमी चलाता है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, शोषण करने के आधार पर खड़ा हुआ, शोषण करने के लिए जो मैकॉले ने शुरू किया था। ये सभी यंत्रणाएं हमको बदलनी होगी अगर सही माने में हम इस देश को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। तो 11वीं 12वीं का एजुकेशन इस ढंग का क्यों हो? कुछ चंद स्कूल का एजुकेशन इस ढंग का क्यों हो? इंग्लिश विषय ये सबको कंपलसरी क्यों हो? 70 सालों में हम अपने भाषा को प्रबल नहीं बना पाए, चाइना बना पाया। आप कहोगे इसीलिए चाइना वेलिकन सिटी में कम होता है। तो वेलिकन सिटी में या वेलिकन वैली में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहां ज्यादा होते हैं, ये कोई बहुत अभिमान का विषय है या गुलामी का प्रतीक है? इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कौन से प्रगति की हम बात कर रहे हैं? प्रगति यानी क्या? 70% लोगों को गरीबी में झोंकना यानी प्रगति, जबकि जनसंख्या इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? तो हमें एजुकेशन से लेकर अर्थव्यवस्था तक सभी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा।
एजुकेशन ये किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत होती है। आप मुझे बताइए, जो डॉक्टर 2 करोड़ रुपए खर्च कर कर डॉक्टर बनेगा, तो इस देश के हमारी हेल्थ व्यवस्था का क्या करेगा? केवल दोहन करेगा, उसका शोषण करेगा। उसके पास जो भी आएगा बीमार आदमी, उसको वो काटने की मशीन समझेगा। 2 करोड़ रुपए खर्च कर कर जो डॉक्टर बनेगा, वो दूसरा क्या करेगा? किस दिशा में हम जा रहे हैं आज के जमाने में? और ये 2 करोड़ खर्च कर कर जो डॉक्टर बन रहा है, उसी को अनुकूल ऐसी पूरी शिक्षा पद्धति हमने अपने देश में अमल में लाई है। सबको उसमें झोंक दिया। 10वीं तक वही, 12वीं तक वही शिक्षा अभ्यासक्रम, ताकि जिसमें से इंजीनियर डॉक्टर बने। ये गलत शिक्षा प्रणाली, गलत अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचारी राज्य व्यवस्था, ये सब हमारे देश के आज के बुरे हिस्से हैं। उनको सुधारना होगा। केवल बजट में इधर उधर करने से ये होने वाली चीजें नहीं है। ये क्रांतिकारक चीजें हैं, ये बदलाव की चीजें हैं, तो ये समस्याएं सुलझेगी। नहीं तो इस देश के किसानों की समस्या सुलझेगी नहीं, और इस देश के किसानों की समस्या सुलझेगी नहीं, वो दिन ब दिन मरता रहेगा। तो कल जाकर अनाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जिस दिन इस देश में अनाज का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस दिन पूरी दुनिया भारत को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि 130-150 करोड़ शायद तब तक हो जाएंगे। इतने बड़े लोगों को जिंदा रखने का सामर्थ्य दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो केवल हमारे देश के किसानों के पास हो सकता है। वो मरेंगे तो पूरा देश मरेगा। ठीक है, इसी को प्रगति कहते हैं। तो उस दिशा में चलिए, उसके परिणाम भुगतिए। मैं कोई भी निराशावादी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। तो हमको हमारा चक्र बदलना होगा। केवल बजट बदल कर होने वाला नहीं है। बेसिक चीजें हमें उसमें बदलाव करनी पड़ेगी। आज की जो हमारी सोच है, आज की प्रगति की हमारी सोच है, उसके बारे में हमको पुनर्विचार करना होगा। प्रगति किसे कहते हैं, प्रोग्रेस किसे कहते हैं, उसको डिफाइन करना होगा। और ये डिफाइन करने का काम ऑलरेडी बहुत अच्छे अर्थशास्त्रियों ने हमारे देश में किया है। वो भी हम एक दिन बहुत विस्तार से समझ लेंगे। क्या जिन लोगों को आज मोदी भक्त या नमो रुग्ण कहा जाता है, ये लोग, ये युवा लोग कभी गांधी जी के विचारों को स्वीकार कर पाएंगे या कैसे? अभय कतले। अभय कतले अभय कतले इनका सवाल है कि जो आज मोदी भक्त हैं, उनको कुछ लोग मोदी रुग्ण भी कहते हैं। ऐसे जो युवा लोग हैं, वो कभी गांधी के विचारों को समझ पाएंगे? आज के वातावरण में तो ऐसा अपने को लगता है, या हर व्यक्ति को लगता है जो इस वातावरण को देखता है, कि ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। आज जो दोबारा मोदी चुनकर आए, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मोदी जी को तो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ समझता ही नहीं है, और दूसरों के ज्ञान का उपयोग करना ये मोदी जी की खासियत है नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हीं को समझता है। वो और शाह ऐसी एक जोड़ी है कि जिन्होंने इस देश का नुकसान करने की जो शुरुआत की, उसको अंत तक ले जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा बलि चढ़ने वाला तबका है, वो आज के देश के युवकों का है। अब मोदी भक्ति के जरिए तो उनका पेट भरने वाला नहीं है। इस देश में जिस ढंग की अर्थव्यवस्था की दिशा में हम जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन से लेकर हर चीज की तरफ, उस दिशा में तो रोजगार बढ़ने वाला नहीं।
और जो रोजगार बढ़ेगा वो इतना कम होगा कि रोजगार मांगने वाले की, चाहे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार चाहिए वो संख्या हो, चाहे अनपढ़ लोगों को रोजगार चाहिए वो संख्या हो, वो इतने बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है कि ये बेकारी की समस्या ही, बेरोजगारी की समस्या ही इस देश को लेकर डूबने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। किसानों की आत्महत्याएं गए 5 सालों में दुगनी हुई। वो तो और बढ़ने वाली है, उसको कोई रोक नहीं पाने वाला है। क्योंकि जिस देश में पूंजीपति ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन पर खर्च होते हैं, तो ये करोड़ों रुपए आते कहां से? यानी करीबन 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए भाजपा ने, ऐसा कहा जाता है। 27,000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? तो पूंजीपतियों को तो उतना फायदा करके देना ही है। और पूंजीपति जिस ढंग की अर्थव्यवस्था इस देश में और बढ़ाएंगे, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या बढ़ने वाली है। किसानों की आत्महत्या की और उनके गरीबी की, यानी किसानों के नंगे होने की समस्याएं बढ़ने वाली है। उनको तो न्याय मिलने वाला नहीं है। तो आगे के 5 सालों बाद क्या चित्र देश में पैदा होगा, ये आप ध्यान में रखिए। ये मैं सभी मोदी भक्तों को कह रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री को और शाह जी को बिल्कुल अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, नहीं तो डीमोनेटाइजेशन का निर्णय वो कभी लेने की हिम्मत ही नहीं करते। थोड़ा भी अर्थशास्त्र जिसको समझ में आता है उसको डीमोनेटाइजेशन का भारत में क्या मतलब होता है ये समझ में आता है। उसके लिए कोई मनमोहन सिंह की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, सामान्य इकोनॉमिक्स का ज्ञान होने वाले व्यक्ति को समझता है। तो जो व्यक्ति इस ढंग के निर्णय ले सकते हैं, वो व्यक्ति इस देश के अर्थव्यवस्था को कोई एक अनुकूल, जिसमें मैक्सिमम लोगों को न्याय मिले, इस देश के नए रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक युवकों को न्याय मिले, ऐसी अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ाने वाले है नहीं, ना ही उनके हाथ में है। वो तो केवल कठपुतली है पूंजीपतियों की। तो इसलिए इनकी समस्याएं तो बढ़ने वाली है। खाली पेट कितने दिन जय जयकार करने वाले हैं देखेंगे। देखिए भाई, मेरी तो उम्र अभी 67 है, मैं कितने साल हूं मुझे पता नहीं। फेस तो आज के युवकों को करना है इस देश की समस्या है। इस देश के जो भी बुरे परिणाम होने वाले हैं वो उनको ज्यादा फेस करने हैं, क्योंकि ये देश मुझसे ज्यादा उनका है। तो ये समस्याएं फेस करनी है। तो इसलिए उनको गांधी जी को तो समझना ही होगा। अगर अपने आप को बचाना है, देश को बचाना है, तो गांधी जी को समझना होगा। चाहे गांधी जी को नकारने के लिए समझना होगा, चाहे उनको स्वीकारने के लिए समझना होगा। आज की हमारी ये व्यवस्था क्यों है, हमारी ये हालत क्यों है, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हमें नौकरियां क्यों नहीं मिलती है, नौकरियां जो भी मिलती है उसमें कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती है, क्यों ऐसी अर्थव्यवस्था है। इस देश का किसान मर रहा है तो इसमें से काफी बच्चे किसानों के भी है ना, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर चुके हैं। तो वो एक तरफ अपने घर की परिस्थिति देख रहे हैं किसानों की, दूसरी तरफ उनकी खुद की परिस्थिति है। तो ये कब तक चुप रहेंगे, कब तक भजन गाते रहेंगे? पेट में जब तक आग नहीं जलेगी तब तक। अनाज उपलब्ध है लेकिन फोकट में मिल सकता है। सरकार ये व्यवस्था कर सकती है कि हर बेकार को 5 किलो दिया जाएगा, 10 किलो दिया जाए, खाओ और रहो। तो ये असम्मानजनक भीख के आधार पर हम जीने वाले हैं।
और ये देना भी संभव है कि नहीं, ये अलग बात है। तो ये सब चीजें, ये सभी समस्याएं सामने आने वाली है, इतना आसान नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा। 5 साल का हनीमून ठीक था कि नया नया सरकार है, नई सरकार को समय देना चाहिए, इतने जल्दी रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, ये विचार करना ठीक है। लेकिन आगे के 5 सालों में इन सवालों को अगर एड्रेस नहीं किया गया, और ये एड्रेस करने की क्षमता तो डेफिनेटली दोनों में नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूं जितना मुझे समझता है उसके आधार पर। और वो पूंजीपतियों के केवल हस्तक है। कैसे चुन के आए, क्या चुन के आए, इसके बारे में बहस हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इन चीजों को एड्रेस करने की क्षमता इन लोगों में नहीं है। फिर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काएंगे, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ेंगे। पाकिस्तान लड़ना चाहे ना लड़ना चाहे तो भी लड़ेंगे। फिर हमारा देश प्रेम जागृत होगा, फिर हम खाली पेट रहेंगे। कितने दिनों तक बेकार रहेंगे, कितने दिनों तक? बेकार को समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती, खुद के घर में इज्जत नहीं मिलती। वे युवक कितना भजन गाएंगे? तो इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सबक सीखने के लिए यह बहुत आवश्यक चीज हो गई है। क्योंकि कभी कभी समस्या जब छोटी होती है तो उसकी तीव्रता हमें महसूस नहीं होती है। वही समस्या अगर बड़ा रूप धारण करती है, अकराल विकराल रूप लेती है, तो फिर उस समस्या की समझ प्राप्त करना हमें आवश्यक होता है। वो स्थिति हमारे देश में मोदी शाह जी लाने वाले हैं, तो शायद उसमें से हम सबक सीखें। फिर शायद हमको गांधी जी को समझने की आवश्यकता पड़े, फिर उनको स्वीकारना अस्वीकारना ये तय करना पड़े। इसलिए मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि कोई खाली पेट बहुत ज़्यादा दिन भजन नहीं कर सकता है। ये तो जीवन की वास्तविकता है। गांधी जी जो चरखे का इस्तेमाल करते थे, क्या वो इनडायरेक्टली मेडिटेशन जैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है आपको लगता है? मीनाक्षी सोलंकी। मीनाक्षी सोलंकी, इनका सवाल ऐसा है कि गांधी जी जो चरखे का इस्तेमाल करते थे, तो गांधी जी का चरखा ये कहीं मेडिटेशन का हिस्सा तो था नहीं। आपने बहुत ही अलग और बहुत अच्छा सवाल पूछा। गांधी जी हर काम के तरफ एक मेडिटेशन जैसा ही देखते थे। काम के आधार पर ही हर व्यक्ति ने जीना चाहिए, ये उनका आग्रह था। चरखा एक काम का भी प्रतीक है, प्रोडक्शन का भी प्रतीक है। मार्क्स की जो विचारधारा थी कि उपज जो होती है, उत्पादन जो होता है, वो श्रम के ही आधार पर होता है, ये गांधी जी को 100% मान्य था। मार्क्स के सभी विचार उनको शायद मान्य नहीं थे, लेकिन ये विचार तो मान्य था। श्रम से ही उत्पादन होता है और हर व्यक्ति ने श्रम करना चाहिए, उनका आग्रह था। और कोई भी श्रम कम दर्जे का नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में भंगी काम को महत्व दिया, जो सबसे निचले स्तर का काम माना जाता है। और हर प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भी वो काम करना चाहिए, ऐसा वो आग्रह रखते थे। और आश्रम में वो सबके जरिए अमल में लाने की कोशिश भी करते थे। वो हर काम के तरफ एक मेडिटेशन के जैसा देखते थे। मेडिटेशन यानी क्या? मन एकाग्र करना, विचारों पर मन एकाग्र करना, यह भी मेडिटेशन का एक हिस्सा है। शांत एक जगह बैठकर एकाग्र होने की कोशिश करना, यह भी मेडिटेशन का हिस्सा है। अलग अलग तरीके हैं मेडिटेशन के। और कोई काम पूरी तरह से मन लगाकर करना, वो भी एक मेडिटेशन होता है, चाहे वो शारीरिक श्रम का काम हो। फिर भी वो अगर हम पूरे मन लगाकर करते हैं तो वो भी मेडिटेशन जैसे ही रिजल्ट हमको देता है।
तो गांधी जी का चरखा तो बहुत एक मेडिटेशन का प्रतीक था। मैंने तो बहुत सूत काता नहीं है, जिंदगी में बहुत कम बार काता है, लेकिन मैंने कई लोगों को दिन में कुछ घंटे कंपलसरी सूत काटते हुए देखा है। मेरे पिताजी को देखा है, मेरे पिताजी के काफी मित्रों को देखा है, विनोबा के आश्रम में काफी लोगों को सूत काटते हुए मैंने देखा है। जब वो सूत काटते हैं तो उनकी एकाग्रता, उनकी भावभंगिमा, ये बिल्कुल मेडिटेशन जैसी होती है। प्रोडक्शन भी और मेडिटेशन भी। गांधी जी का वो जो आश्रम जीवन था उसमें प्रार्थना, मेडिटेशन ये हिस्से थे, और काम भी मेडिटेशन का हिस्सा और प्रार्थना का हिस्सा था। तो ये एक मेडिटेशन का तरीका हो सकता है, जरिया हो सकता है। अगर आप पूरी तरह से सूत कताई पर मन एकाग्र कर पाए तो डेफिनेटली मेडिटेशन जैसे पूरे फायदे हमको मिल सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बार बार कहा है। कई वीडियोस उस पर उपलब्ध है मेरे ही चैनल पर, इसलिए उसकी स्वतंत्र बातें यहाँ नहीं करूँगा मैं। तो सूत कताई ये भी बहुत अच्छा मेडिटेशन हो सकता है। प्रोडक्शन प्लस मेडिटेशन का सुंदर कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर किसान अपने उपज पर प्रक्रिया कर खुद उस माल को बाजार में बेचे तो क्या इससे किसानों की समस्या हल होगी? क्या इसके लिए बड़े यंत्र और योजनाओं के लिए कोऑपरेटिव तरीके से किसानों ने काम करना चाहिए? संतोष खड़े इनका सवाल ऐसा है कि किसानों ने जो उपज वो करते हैं उस पर अगर प्रक्रिया की, उसके लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग किया, उसके आधार पर उन्होंने प्रोडक्शन किया, तो क्या किसानों की समस्या हल हो सकती है? ये हमको बार बार कहा जाता है। मैंने शरद पवार जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उसके बाद में वो विरोधी पक्ष नेता बने थे, 1982 की बात है, 81-82 की। तब मैंने मेरे किर्लोस्कर मैगजीन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की समस्या इस विषय पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था। उसके लिए अलग अलग अर्थतज्ञों की मुलाकातें ली थी। भीमा दांडेकर है, बहुत बड़े महाराष्ट्र के अर्थतज्ञ रह चुके हैं। शरद जोशी है, जो शेतकरी आंदोलन के यानी किसान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। शरद पवार जी और बाकी काफी लोगों की मुलाकातें ली थी। तब भी उन्होंने कहा था कि किसानों की समस्याएं हल करनी है तो उसके लिए जोड़ धंधा, मराठी में कहा जाता है, सबोर्डिंग बिजनेस उनको करने पड़ेंगे। जैसे दूध का व्यवसाय है, अगर वो टोमेटो का प्रोडक्शन करते हैं तो टोमेटो केचप बनाए, उसको बेचे। अगर वो अपने खेतों में आलू बटाटा उगाते हैं तो इस बटाटे का चिप्स कर बेचे, वगैरह 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 वगैरह। इस ढंग के व्यवसाय करिए। फिर दूसरा उदाहरण दूंगा मैं देवेंद्र जी फडणवीस का। देवेंद्र जी फडणवीस मन से बहुत अच्छे व्यक्ति है, ऐसा मैं मानता हूं। जब वो मुख्यमंत्री बने उनके कई भाषण मैंने शुरुआत में सुने, उस जगह जाकर भी सुने जहां वो भाषण दे रहे हैं। वो करीबन हर भाषण में किसानों की समस्या के बारे में बोलते थे और ये दिखता था कि वो मन से बहुत चिंतित है। और आगे आपको मालूम है उनका जो पूरा महाराष्ट्र में प्रयास रहा कि किसानों की जल की समस्या छूटे, इसलिए उन्होंने जगह जगह ये जल की समस्या सुलझाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया। और उनको सही में लगता था कि जल की समस्या छूटने के कारण
किसानों की उपज बढ़ेगी तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो उनकी आज की जो समस्या है वो छूटेगी। ये बात सही नहीं है। ये जल संधारण के जो काम महाराष्ट्र भर में हो रहे हैं, उससे किसानों की समस्या नहीं सुलझने वाली, किसानों के पानी पीने की समस्या सुलझेगी। इसलिए वो आवश्यक काम है, उसको मैं नकारता नहीं। अगर जमीन में पानी ज्यादा ग्रहण होगा, लोगों को पानी पीने के लिए उपलब्ध होना आवश्यक है। हालांकि 70 सालों में यह समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए थी, इसको सबसे पहले हमने एड्रेस करना चाहिए था, तो वो समस्या सुलझने में इसकी मदद होगी। शायद हम खेती को ज्यादा पानी सप्लाई कर पाएंगे, इसलिए उपज बढ़ा पाएंगे। लेकिन किसान जितनी ज्यादा उपज करता है उतना उसका ज्यादा नुकसान होता है। यह हमेशा याद रखिए। पूरा अर्थशास्त्र निकालिए, आपके ध्यान में आएगा। किसान की उपज बढ़ने से उसकी आमदनी बढ़ती नहीं है, क्योंकि किसान के उपज की कीमत के आधार पर हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था खड़ी है। हमको अनाज सस्ता रखना है, हमको देहात में जो उपज होती है या फिर खेती के आधार पर जो उपज होती है उसके दाम कम रखने हैं, क्योंकि वो जीवनावश्यक चीजें हैं। हमें जो काम करने वाला वर्कर है उसके दाम कम रखने हैं, तभी हम ज्यादा प्रॉफिट पाएंगे हमारे उद्योगों में, तभी हम उद्योगों की प्रगति कर पाएंगे। और उसका प्रॉफिट कम रखना है तो किसानों को कम दाम देना है। अब अर्थशास्त्र का सिंपल नियम है कि उपज बढ़ेगी तो दाम और गिरेंगे, और ये हमारे सामने उदाहरण है। आप याद कर देखिए, जब नासिक का प्याज मार्केट में आता है और दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है? कितने दाम बढ़ते हैं जी? आज तक कभी 200-300 रुपए किलो इस भाव पर प्याज पहुंचा? हमारी सरकार ने कभी पहुंचने दिया? चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, प्याज की कीमत 20-25 रुपए के ऊपर चढ़ गई, 40 तक पहुंचा तो पूरा हाहाकार मच जाता है। वो कीमत कम करने के लिए हम आयात करते हैं, मंगाते हैं बाहर से प्याज को। तब तक ये किसान का प्याज, नया प्याज मार्केट में आता है, आयात का भी प्याज आता है, और फिर उसके प्याज की कीमत 1 रुपए पर पहुंचती है, 1 रुपया किलो। और 1 रुपया किलो प्याज उसको बेचना संभव नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पुराता नहीं है। यानी ट्रक में लाद कर अगर मार्केट में ले जाए तो वो भी खर्चा उसका निकलता नहीं है, इसलिए वो रास्ते पर फेंकता है। ये मैंने प्याज की बात कही। प्याज के बिना कोई मरता नहीं है, ना ही हमारा खाना पकता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी प्याज जीवन में आवश्यक है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं कि उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो उसकी अगर यह अवस्था है तो अनाज की क्या अवस्था होगी? दूध की क्या अवस्था है? दूध के दाम किसानों के हाथ में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हाथ में है। दूध के दाम आज सही माने में किसानों को उनके मेहनताना पूरा देते हैं? नहीं देते हैं। हम डेलिबरेटली दूध के दाम कम रखते हैं ताकि हमारे देश का ये 30% जो मध्यम वर्ग है, और वो पूंजीपतियों को तो कोई फर्क नहीं गिरता है कि दूध के दाम 30 रुपए हैं, 40 रुपए किलो है या 100 रुपए किलो है, उनको तो कोई फर्क नहीं गिरता है। लेकिन ये मध्यम वर्ग है, जो गवर्नमेंट में काम करता है, जो प्रेस में काम करता है, जो टीवी पर काम करता है, जिसके कहने को महत्व है,
उसको खुश रखने के लिए के दाम कंट्रोल करते हैं, प्याज के दाम कंट्रोल करते हैं, और बेचारा वो गरीब आदमी के लिए उसको अनाज चाहिए, उसके दाम तो कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो कैसे सस्ते में काम करेगा, उसके भी दाम कंट्रोल करते हैं। इसलिए आप कितने भी उद्योग किसान ने तैयार किए तो भी प्रॉफिट शेयरिंग किसानों को मिलने वाला नहीं है। जो किसान अपने गांव में टोमेटो केचप का उद्योग शुरू करेगा, वो किसान कल जाकर खुद पूंजीपति बना होगा। वो भूल जाएगा कि मैं किसान था, जैसे हमारे सभी आज के नेता भूल जाते हैं कि वो किसानों के पुत्र है, और फिर वो प्रॉफिट कमाने के लिए उसका उपयोग करेगा। कोऑपरेटिव्स के जरिए ये सवाल हल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। अमूल उसका बहुत सुंदर उदाहरण है। अमूल एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, उसका फायदा किसानों को मिला, किसानों के जीवन में काफी अंतर आया, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन आज भी अमूल का दूध जो नियंत्रित होता है वो केवल उनके आधार पर नियंत्रित होता नहीं, सरकार का उस पर कंट्रोल होता है। क्योंकि अमूल अगर अपना दाम बढ़ाएगा, 50 रुपए करेगा, और बाकी दूध मार्केट में सरकार उपलब्ध कराएगी 40 रुपए में, जो कि उसके कंट्रोल में होता है, तो अमूल तो 50 पर जा ही नहीं सकता, चाहे उसका कितना भी ब्रांड फेमस हो, कुछ भी हो। उसको ज्यादा से ज्यादा 42 रखना पड़ेगा, मुझसे बढ़ नहीं पाएगा। एक एक रुपया बढ़ाने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ती है अमूल को भी, जबकि अमूल सही माने में किसानों का कोऑपरेटिव है। तो इसमें से प्रॉब्लम हल नहीं होने वाले। थोड़ा सा हम कहेंगे कि थोड़ी सुविधा बढ़ेगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा किसानों को, इतना ही होगा। थोड़ी सी उनकी आमदनी बढ़ेगी, थोड़ी सी, जैसे दूध वगैरह वगैरह बाकी चीजों के कारण थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उनका प्रॉब्लम हल नहीं हुआ है। प्रॉब्लम तभी हल होगा जब हमारी अर्थव्यवस्था तय करेंगे कि उनके प्रोडक्शन को उचित दाम हम देंगे, उनका शोषण कर कर हमारी औद्योगिक व्यवस्था, उसकी प्रगति उस पर डिपेंड नहीं रखेंगे। ये निर्णय हम जिस दिन लेंगे उस दिन सही माने में किसानों को न्याय मिलेगा। तब तक ये ऊपरी छोटी छोटी चीजों से न्याय मिलने की संभावना नहीं है। आगे आज की सरकार को कम्युनल माना जाता है, तो उसका अंधश्रद्धा निर्मूलन के काम पर क्या असर होगा? महेंद्र मीणा। महेंद्र मीणा इनका सवाल है, थोड़ा अलग सवाल है, शायद मेरे पर्सनल काम से जुड़ा हुआ सवाल है कि आज की सरकार ये कम्युनल सरकार कही जाती है, तो इस सरकार के कारण अंधश्रद्धा निर्मूलन के काम पर क्या असर होगा। आपने अलग सवाल पूछा, लेकिन बहुत अच्छा सवाल पूछा। असर होगा नहीं, असर हुआ। मैं अपने आप को एक नॉन पॉलिटिकल आदमी मानता हूं, मैं कभी पॉलिटिकल भूमिका लेते नहीं आया हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में अपना काम एक सोशल वर्क का है, सोशल फील्ड में अपने को काम करना है, ये तय किया था, और उसी ढंग से इतने सालों से मैं काम करते आया हूं। लेकिन पॉलिटिक्स का डायरेक्ट असर तो होता है। अभी महाराष्ट्र की बात ले, और आपने जिस विषय के बारे में सवाल पूछा है, अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र के काम के बारे में, उसी से रिलेटेड बात ले, तो मैं आपके सामने एक बात रखूंगा। बहुत ही मेहनत के बाद महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना।
ये जादू टोना विरोधी कानून बनने के पीछे अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम महाराष्ट्र में बहुत ताकतवर था, ये मेन तो था ही। काफी लोगों ने इसमें प्रयास किए, मेरा भी प्रयास रहा। और कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का जब गवर्नमेंट था तब महाराष्ट्र में यह कानून बना और उसको 100% सपोर्ट भाजपा का प्राप्त किया था और शिवसेना का भी प्राप्त किया था। अब शिवसेना जी के उद्धव जी ठाकरे जी के साथ में बात अच्छे ढंग से हो पाई, उनको उनके मन में जो शंकाएं थी, खास कर ये सनातन वालों ने जो उनके दिमाग में कुछ शंकाएं निर्माण की थी, उनको मैं सेटिस्फाइड कर पाया। उनको विश्वास हुआ कि ये कानून कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं है, केवल धर्म के जरिए जिन चीज़ों के कारण लोगों का नुकसान होता है वहीं रोक लगाने का काम ये कानून करता है। तो उन्होंने अपने पूरे दिल से शिवसेना की ओर से समर्थन दे दिया। आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस भाजपा के अध्यक्ष थे, पूर्व परिचित थे। मैं भी नागपुर का हूँ, वे भी नागपुर के हैं। उनके पिताजी के साथ में मैंने काम किया है इमरजेंसी के बाद में, पहले से परिचय था। उनके साथ में बात हुई, वो खुद वकील होने के कारण उनको कानून की बारीकियां बहुत अच्छे ढंग से समझती है। तो ये जो अपप्रचार कर रहे हैं, इनके बातों में कोई तथ्य नहीं है। ये कानून इस दायरे में ही अमल में आ सकता है, ये उनके सामने बात रखी। उन्होंने भी भाजपा की ओर से पूरा समर्थन इस कानून को दिया। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने तो इसको सैंक्शन करवा लिया था दोनों सभागृहों में। करीबन एक मत से ये कानून सम्मत हुआ। ये बात है दिसंबर 2013 की। 4 माह बाद लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके 3-4 माह बाद फिर विधानसभा के इलेक्शन हुए। जो पिछली सरकार ने जो कुछ किया था उसके आधार पर हमारा काम, जब ये नई सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तब शुरू था। अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री रहे पुराने गवर्नमेंट के और अर्थ मंत्री रहे, उन्होंने कुछ सैंक्शन किया था उसके आधार पर। अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मेरे 2 मित्र, एक मित्र मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, दूसरे मेरे बहुत अच्छे परिचित और मित्र, मेरे जर्नलिज्म के फ्रेंड, हम जर्नलिज्म में साथ में जर्नलिज्म करते थे, मुनगंटीवार जी अर्थ मंत्री है। जैसे ही वो चुनकर आए, अर्थ मंत्री और मुख्यमंत्री बने, उनसे बात हुई। अब वो मेरे काम को तो बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, कानून के कारण उनसे बार बार मुलाकातें होते रही है। और ये जादू टोना कानून को दोनों ने अच्छे ढंग से समर्थन दिया था। फिर नितिन जी गडकरी, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र, उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। तो कांग्रेस गवर्नमेंट में इतने नज़दीक के कोई मित्र नहीं थे, लेकिन अभी भाजपा के गवर्नमेंट में इतने अच्छे मित्र हैं, तो थोड़ी इनकी विचारधारा अलग होने के बावजूद इस काम में उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा था। इसके बावजूद मैंने दोनों से, यानी सुधीर मुनगंटीवार जी से भी जो अर्थ मंत्री है और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से भी बहुत एकांत में, जहां कोई बाकी लोग ना हो, वो खुलकर बात कर सके, इस ढंग से उनसे बात की। दोनों ने आश्वस्त किया कि इस काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से इस काम को हम बढ़ाएंगे। अब मुझे लगा देवेंद्र जी फडणवीस कभी झूठ नहीं बोलते और मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं, उनका कुछ मैं बिगाड़ भी नहीं सकता, तो मुझसे क्यों झूठ बोले? आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, तो मुझसे झूठ बोलने का तो कोई कारण नहीं है, मुझे खुश करने का कोई कारण भी नहीं, उनको फायदा भी नहीं। उनसे तो हम मिले थे तो उनके घर में मिले थे नागपुर के, उनका समय था पूजा के लिए, उस पूजा के समय में मिले थे मैं और हमारे उमेश बाबू चौबे, जो गंगाधर जी फडणवीस जो देवेंद्र जी के पिताजी है, उनके साथ में कॉरपोरेशन में काम करते थे, दोनों एक स्कूटर में घूमते थे, इसलिए देवेंद्र जी उनको भी बहुत अच्छे पहचानते थे और वो मेरे तो संगठन के कार्याध्यक्ष थे। हम दोनों उनको मिलने गए थे, प्राइवेट में विस्तार से मुलाकात हुई। तब उन्होंने अपने दिल से कहा था कि इस काम को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा
मैंने कहा हर साल हमें कम से कम 10 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए निकालना कोई कठिन बात नहीं है, निकाले जाएंगे, लेकिन आप अर्थ मंत्री से, आपके मित्र है ही, उनसे एक बार बात कर लीजिए। मैं ऑलरेडी उनसे बात कर चुका था, फिर भी एक बार उनसे मिला, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मुख्यमंत्री ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई, बिल्कुल 10 करोड़ रुपए तो हर साल इसको उपलब्ध करा देंगे। जबकि अजित पवार जी ने हर साल 14 करोड़ रुपए का सैंक्शन कर दिया था, ऑलरेडी कर दिया था, केवल इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना था। और हम भी चाहते थे कि पहले साल में 10 करोड़ भी आए तो उसमें काम बहुत अच्छे ढंग से खड़ा करे, सरकार की ही ओर से खड़ा करे, सरकार के ही संगठन की ओर से खड़ा करे, यानी सरकार का जो सामाजिक न्याय विभाग है उनके जरिए। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे ढंग से इस काम को बढ़ा पाऊंगा अगर सही माने में अवसर मिलता। सरकार का सामाजिक न्याय विभाग का बजट 10,000 करोड़ का है। कितना? 10,000 करोड़ रुपए का। उसमें 10 करोड़ रुपए सरकार ही खर्च कर रही है, सरकारी यंत्रणा ही खर्च कर रही है, हम हमारे हाथ में पैसे भी नहीं ले रहे, केवल हमारा मेहनत उसमें दे रहे हैं और गाइडेंस दे रहे हैं। तो 10 करोड़ रुपए किस झाड़ की पत्ती है, उस डिपार्टमेंट के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो ऐसा लगा 10 करोड़ आएंगे तो भी बहुत बड़े पैमाने पर यह काम खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि हमने 1 करोड़ में बहुत बड़े पैमाने पर काम खड़ा कर ऑलरेडी बता दिया था। उसमें से सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा था। हर व्यक्ति कोई अच्छा काम करना चाहता है, अगर वो अच्छे काम में योगदान देता है तो हर एक को खुशी मिलती है। उनको भी खुशी मिली थी, कितने बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, कानून को समझ ले रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हल करने में अपना हिस्सा हम दे रहे हैं, इनकी उनको भी खुशी थी। लेकिन धीरे धीरे मैं 3 साल तक कोशिश करता रहा। मेरा व्यक्तिगत व्यवसाय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाना। बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप है, मराठी में चलते हैं, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में। उसके जरिए मैं 15-20 लाख रुपए साल में कमा लेता हूं, मेरे सब खर्चे चलते हैं, मेरी यंत्रणा काम करती है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन से ये वर्कशॉप मैंने बंद किए, क्योंकि कानून होना आवश्यक था। कानून होगा नहीं ये मैं जानता था। ऑर्डिनेंस निकलने के बाद भी, पहले भी एक बार ऑर्डिनेंस निकल चुका था, वो आगे अमल में नहीं आया था। ये अमल में आए और दोनों सभागृहों में, विधानसभा और विधान परिषद में सम्मिलित हो, इसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे इसकी मुझे जानकारी थी। इसलिए मैंने वो काम पूरी तरह से, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप बंद कर पूरे समय इसलिए निकाला। कानून सम्मत हुआ। पुराने सरकार में मेरे जो सामाजिक न्याय मंत्री थे शिवाजीराव मोघे, और उप मुख्यमंत्री अजित पवार, और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान, इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट देने का तय किया था। और वो मैं देख रहा था कि वो सपोर्ट केवल शब्दों में नहीं, कागज पर भी आया है। तो इसलिए बहुत अच्छा काम अपन खड़ा करेंगे और पूरे महाराष्ट्र में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्कूल स्कूल तक पहुंचाएंगे, हर बच्चे तक पहुंचाएंगे, हर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी तक पहुंचाएंगे। और कम से कम महाराष्ट्र में जादू टोना वगैरह वगैरह नाम पर जो हत्याएं होती है उसको बंद करवाएंगे। ये सब मेरे दिमाग में था और इतनी क्षमता हमारे संगठन में थी क्योंकि इतने कार्यकर्ता थे। महाराष्ट्र में बहुत पुरोगामी कार्यकर्ता है, अलग अलग संगठन के, उनकी भी मदद लेना संभव था, ऑलरेडी बातचीत हो चुकी थी। और पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसी यंत्रणा खड़ी कर देते कि कम से कम 5 साल के बाद इस कारण हत्याएं तो महाराष्ट्र में नहीं होगी, उनको तुरंत सुरक्षा प्राप्त होगी और कोई भूत वगैरह ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं रखेगा। स्कूल के बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंचाई जाएगी। ऐसा पूरा का पूरा प्रोग्राम चॉकआउट किया था। नई सरकार की तरफ मैं बार बार गया, अपना व्यवसाय नहीं शुरू किया, पूरा समय इस काम को दिया। अब 2 सालों से मेरी कमाई बंद है, इसके बावजूद मैंने जो भी उसके परिणाम हो गए वो भुगत कर इस काम के लिए मैं समय देता रहा, सरकार की तरफ घूमता रहा। मेरा विश्वास था कि मुख्यमंत्री मेरे मित्र है, अर्थमंत्री मेरे मित्र है, इन्होंने खुद होकर कानून को सपोर्ट किया था, तो ये लोग इस कानून को बहुत अच्छे ढंग से अमल में लाने के लिए पहले सरकार जैसी ही मुझे मदद करेंगे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन लोगों को ये काम करना नहीं है। 3 साल बर्बाद होने के बाद में मैंने मंत्रालय में जाना बंद कर दिया। तब मैं मंत्रालय में नहीं जाता हूं। मैं सबक सीख चुका हूं कि चाहे देवेंद्र फडणवीस कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, मेरे अच्छे मित्र हो,
सुधीर मुनगंटीवार बहुत ही अच्छे मित्र हैं, इंसान कर बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ये काम करना नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अंधविश्वास दूर हो जाएगा और साइंटिफिक टेम्पर अगर जीवन का हिस्सा बनेगा तो अपने लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो इस काम को सपोर्ट करना नहीं चाहते। ये समझने को मुझे 3 साल लगे, लेकिन समझ में आ गया, इसलिए मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। और दरमियान मुझे यूट्यूब चैनल जैसा एक हथियार मिल गया। मुझे लगा मेरी पूरी की पूरी एनर्जी और ताकत यहाँ लगानी चाहिए। आखिरी में मेरे जैसा और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का काम क्या है? लोगों को समझाना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों का लोक शिक्षण करना। वही काम सरकार के जरिए बहुत ताकत से होता था, सरकारी यंत्रणा का उपयोग किया जा सकता था। और सरकारी यंत्रणा इतनी बड़ी है कि हम जैसे व्यक्ति 50 साल भी काम करें तो जितना काम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा काम अगर सरकारी यंत्रणा ठीक ढंग से काम करे तो हो सकता है। ये ऑलरेडी हमने देख लिया था और सरकारी यंत्रणा का उस ढंग से सहयोग लिया जा सकता है, ये भी ध्यान में आया था। लेकिन ये सरकार नहीं करना चाहती, ये वास्तविकता है। तो इसलिए ये आज की सरकार, आप जैसा कह रहे हो कम्युनल है नहीं है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन आज की सरकार को साइंटिफिक टेम्पर समाज में बढ़े, जादू टोना मंत्र तंत्र ये सब चीज़ों से समाज दूर हो, उससे लोगों का जीवन बचे। ये बाबा लोग जो उस आम आदमी को ठगते हैं, उनसे आम आदमी की सुरक्षा हो, ऐसा वो करना नहीं चाहते, ये तो डेफिनेटली है। ये महाराज जैसे प्रगत राष्ट्र में अगर ऐसा होता है, जिसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देवेंद्र जी फडणवीस को भी है, मुनगंटीवार जी को भी है, भाजपा के कई नेताओं को बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है, यहाँ महात्मा फुले ने क्या काम किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या काम किया, संत परंपरा ने क्या काम किया, ये बहुत अच्छा मालूम है। इसके बावजूद अगर वो करना नहीं चाहते हैं तो फिर केंद्र के बारे में तो सोचना ही, उसमें कोई मतलब नहीं है। वो तो और ही उनका एजेंडा है, दिखता है। जब ये आसान हो जाए कि हिंदू मुस्लिम दंगे करवा ले और पाकिस्तान के साथ में युद्ध छेड़ ले, तो कई सालों तक इस देश पर राज किया जा सकता है। तो ऐसी बातें करने की आवश्यकता क्या है? क्यों की जाए? कम्युनल है नहीं है इसके बारे में सोचते रहिए, लेकिन उनको इस ढंग से लोगों के मन में, लोगों के विचारों में साइंटिफिक टेम्पर पहुंचाने में रुचि नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। अगर ये मेरा मत झूठ साबित होगा तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद होगा, लेकिन यह आनंद मिलने की गुंजाइश बहुत कम है, इतना ही कहूँगा। मित्रों, अभी रात के 11 बज रहे हैं। 8 बजे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। 9:15 बजे तक, सवा घंटा पहले ये विषय मैंने आपके सामने रखा, बाद में क्वेश्चन आंसर्स हुए। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं, आवश्यक होते हैं, उसका हम बहुत आदर करते हैं। जो सवाल अभी भी बचे होंगे उनको बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। आप सवाल पूछते रहिए। आप केवल सवाल पूछिए ऐसा नहीं है, इसमें हिस्सा लीजिए, अपने भी मत व्यक्त करते रहिए। ये लोगों को बेहतर इंसान बनाने की जो अपनी कोशिश है, उस कोशिश में शामिल हुई है। मित्रों, अभी तक जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा, यूट्यूब चैनल जो श्याम मानव चैनल है उसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, लोगों को बड़े पैमाने पर सब्सक्राइब करने के लिए प्रवृत्त कीजिए, बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, और ये हम सब की जो मोमेंट है इंसान को बेहतर इंसान बनाने की, उसमें शरीक हुई है। इतना आह्वान यहाँ करता हूँ, रुकता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।